जय हिंद एवं दी शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा। पिछले वीडियो में हमने बात करा था स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो आपका बुक था, यानी कि जो क्वेश्चन था सैम्पल पेपर था, उसके पार्ट वन में हमने बात करा जितना भी 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन था, यानी करीब करीब आपका 20 क्वेश्चन हमने डील करा था। चूँकि वो 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो हो चुका था, तो मैं नहीं चाहता था कि आपको एक बार 4 घंटा का वीडियो दे दूँ और आप भी परेशान हो जाए, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया। इस पार्ट में क्या करेंगे, पार्ट बी करेंगे इसका, यानी कि आपका जो मैथ का सेक्शन है वो 2 पार्ट में है ना, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए हमने कर चुका है, आप नहीं देखे हैं तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसके नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, या फिर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन बी के बारे में। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 36 नंबर क्वेश्चन तक बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 21। यस, पार्ट बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 3 बेल्स रिंग्स एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट। 3 जो बेल है, 3 घंटी जो है, 1 घंटी 4-4 मिनट के इंटरवल में बजती है, 1 घंटी 7-7 मिनट के इंटरवल में बजती है, 1 घंटी 14-14 मिनट के इंटरवल में बजती है। तो तीनों जो बेल है ना, अभी जस्ट 6 बजे बजा है। ठीक है, 6 बजे तीनों की तीनों बजा है। तो आगे कितना मिनट पे जा कर के तीनों के तीनों बेल एक साथ बजेगा, बताइए एक बात। देखिए, और क्या लगता है कि तीनों का जो एलसीएम होगा वही नहीं बजेगा। कहने मतलब क्या, समझिएगा, यहाँ पर समझिए, मेरे साथ समझिए। देखिए, 4 4 मिनट बजता है, यानी कि समझिए कि 6 बजे बजा है, तो ये 6 बज के 4 मिनट बजेगा, 6 बज के 8 मिनट बजेगा, 6 बज के 12 मिनट बजेगा, 6 बज के 16 मिनट बजेगा, ऐसे करते करते 6 बज के 56 मिनट तक बजेगा। मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं। ठीक है, जब 6 बजे बजा है, वो फिर जो 7-7 मिनट का इंटरवल बजता है, वो कितना बजे बजेगा, वो बजेगा फिर 6 बज के 7 मिनट पे, फिर 6 बज के 14 मिनट पे, फिर 6 बज के 21 मिनट पे, फिर 6 बज के 28 मिनट पे। हमने 56 तक मान लिया। ठीक है, एक जो 14 मिनट का इंटरवल बजता है, अभी जस्ट 6 बजे बजा है, तो 6 बज के 14 मिनट बजेगा, 6 बज के 28 मिनट बजेगा, 6 बज के 42 मिनट बजेगा, 6 बज के 56 मिनट बजेगा। अरे आगे ही बजेगा, लेकिन मान लेते हैं। ठीक है, 7 बजे से पहले तक मान लेते हैं कि इतना और बजेगा वो। ठीक है, अच्छा, अब क्या लगता है कि ये तीनों बेल आपस में 28 मिनट में नहीं बजेगा वापस से, तीनों 28 से बजेगा। यानी कि 6 बजे अगर तीनों के तीनों बेल बज रहा था, तीनों के तीनों बेल अगर बज रहा था, जिसका 4 मिनट का इंटरवल है, 7 मिनट का है, 14 मिनट का है, वो 6 बज के 28 मिनट पर फिर बजेगा, 6 बज के 56 मिनट पर फिर बजेगा। ऐसे करके ऐसा क्यों होगा, बिकॉज देखिए, 3 bells rings after 28 मिनट ऑफ 6 AM, दैट इज 6 बज के 28 AM पर फिर बजेगा। कैसे, देखिए, एलसीएम ऑफ 4, 7 और 14 कितना होता है, 28 होता है। जैसे 4, 7, 14 का एलसीएम 28 होता है, यानी कि तो 28 मिनट के बाद तीनों के तीनों वापस से बजेगा। समझ गए, समझ गए सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन था। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्वेश्चन था। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ का क्वेश्चन है, वो समझ लीजिए कि वो एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -2 एंड -4, 2। देखिए, इस क्वेश्चन में जान कहाँ है बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको एक पॉइंट बताना है, एक्स एक्सिस पे आपको एक पॉइंट बताना है। तो बताइए, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स में मान लेते हैं यहाँ से एक्स हो गए, तो यहाँ से एक्स होगा, यानी कि इसका वाई में हम लोग चले ही नहीं। वाई में चले क्या, नहीं चले, हम तो सीधे एक्स में चले हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट क्या है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मीन्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, हमारा जो पॉइंट पी है वो है x, 0, पॉइंट क्यू है वो है 2, -2, और पॉइंट आर है वो है -4, 2। आपको बोलता है इक्वी डिस्टेंस। एक बार आप पी क्यू निकाल दीजिए, एक बार आप पी आर निकाल दीजिए। आपको पी क्यू, या फिर आपको फॉर्मूला पता है पी क्यू का क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। यानी पहला का दूसरा का, इन ये पहला x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, y2 ये हो गया, y1 ये हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह पी आर के लिए क्या करेंगे, पी आर के लिए x2 यानी कि -4, और बाद
आपका x1 इजकल टू एक्स, y2 इजकल टू 2 और y1 इजकल टू 0। ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आराम से। अगर आप y टर्म नहीं भी लें तभी चलेगा। ठीक है, ऐसे करके आपको क्या हो जाएगा, -1, 0 एक आंसर आ जाएगा। y टर्म क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज आपको जैसे कि जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे y माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर मान लेते हैं रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ भी है और y प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग मान के नहीं चल रहे हैं। ठीक है, सीधे क्या करेंगे, रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसके अंदर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस 4 का होल स्क्वायर, दोनों बराबर है। ठीक है, तो ऐसे रूट कट गया तो क्या बचा, x माइनस 2 इंटू इसका होल स्क्वायर इजकल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। यहाँ से एक्स कट गया, आपका हो जाएगा 16, इधर जाकर क्या हो जाएगा -12 और इधर जाके क्या हो जाएगा +12, यानी x इजकल टू -1। समझ गए, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आपको x का वैल्यू -1 पता चल गया, आपका जो पॉइंट P है वो कितना हो जाएगा, -1, 0। कोई दिक्कत, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 उसका और भी है शायद। ठीक है, और क्या होता है देखिए, और में है कि P इजकल टू -2, 5, Q इजकल टू 3, 2 आर 2 पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R ऑन PQ सच दैट PR इजकल टू 2QR। देखिए, कोऑर्डिनेट से आपको डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, लेकिन मुझे आशा है कि एग्जाम में एरिया ऑफ ट्रायंगल से आना चाहिए, लेकिन शायद हमको लगता है शायद आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पोर्शन से हटा दिया गया इस बार, मुझे इतना याद नहीं है ठीक से, लेकिन अगर इसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब कि इसको हटा दिया गया हुआ। ठीक है, तो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस वाला बात। लेकिन इक्वी डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये वाला। अभी क्या दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, वहाँ पे एग्जाम में आ सकता है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। उसमें क्या हो जाएगा, जब भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो x इजकल टू 0 लिखेंगे। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो इसको आप जरूर देखिएगा। मैंने अपने चैनल पे पूरा अच्छा समझा रखा है, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, शुभम शिक्षा कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसा आपको मिल जाएगा, या फिर मैथमेटिक्स करके। ठीक है, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, 2 समझ गया कि पी क्यू जो है, P इजकल टू दिया है आपको, यहाँ से मान लेते हैं P है, वो दिया आपको -2, 5। आपको Q दिया है वो है 3, 2। ठीक है, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R। आपको एक R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जब PQ इज सच दैट R ऑन PQ सच दैट PR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QR। QR अगर मान लेते हैं x है तो PR क्या है, 2x है, यानी अगर QR 1 है तो PR 2 है। वही लिखा हुआ है PR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QR। तो अगर हम लोग माने ऐसा कि QR 1 है तो PR 2 नहीं होगा। अब बताइए, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 डिवाइड प्लस my1 डिवाइड बाई m प्लस n, यानी सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो क्या करेंगे, x के लिए क्या करेंगे, mx2 यानी कि 2 इंटू 3, 1y1 तो 1 इंटू -2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 यानी कि 4/3। y के लिए क्या करेंगे, my2 ny1 यानी कि my2 2 इंटू 2, 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी वो 2 प्लस 1 3। आपको मिल गया क्या, तो यानी आपका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, सॉरी पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, आपका मिल गया 4, 3, 3। ठीक है, यानी 4, 3, क्या होगा, इसके बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा, क्या आएगा 4, 3, जिससे ये 2 टाइम्स दूर होगा और ये 1 टाइम दूर होगा। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 23 क्या कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 5 - 3√2 और 5 + 3√2। यानी आपका दो कोऑर्डिनेट फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करना चाहिए हमें, पहले हमें फाइंड करना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर ये नहीं पता चलेगा तो हम लोग जल्दी कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं कर पाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जो रूट दिया है उसको जोड़ देंगे, यानी कि 5 - 3√2 प्लस 5 + 3√2। ठीक है, जोड़ दिए इसको, ये हमारा मेन जोड़ का साइन है। ठीक है, प्लस 3√2 - 3√2 कट गया, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, 10 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का। ठीक है,
तो देखिएगा आप अल्फ़ा इंटू बीटा के बारे में बात कीजिएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 5 माइनस 3√2। ओ माई गॉड, क्या लिख रहा हूँ मैं, 5 माइनस 3√2 इंटू 5 प्लस 3√2। आपको एक फॉर्मूला पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 यानी 9 2 जा 18। तो 18 में से 25 में से 18 के कितना बचा 7, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 7। यानी कि आपको एक फॉर्मूला पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जो बनाया गया वीडियो उसमें देख सकते हैं कैसे मैंने बताया है। फिलहाल मैं तो क्वेश्चन बना रहा हूँ अभी आपको समझा कर। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था 10, तो 10x अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था 7, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। ये आपका रहा आंसर, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन का आपका कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन क्या होता है देखिए कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। आप एक ड्रॉइंग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए जिसका लेंथ कितना हो 9 सेंटीमीटर लेंथ हो। ठीक है, विथ ए एंड बी एज सेंटर, ए और बी को आप सेंटर मानिए। ड्रॉ करिए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अगर ए बी लेंथ का हम 9 सेंटीमीटर का मानते हैं तो ए से 5 सेंटीमीटर का और बी से 3 सेंटीमीटर का आप एक सर्कल ड्रॉ करिए और क्या करिए कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। किसी इसके यानी कि पहले के सेंटर से दूसरे पर टेंजेंट बनाइए, पहले के सेंटर से दूसरे पर टेंजेंट बनाइए, ऐसा आपको करके दिखाना है। तो चलिए आपको बात करते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, लेट मी इसको बंद करूँ थोड़ा, नहीं तो आते रहेंगे मैसेज वगैरह। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप मेरे साथ गौर करिएगा। आई ट्राई टू मेक अ ब्यूटीफुल पिक्चर ताकि आपको समझ में आए और मैं समझाने में भी समर्थ रहूँ। इससे पहले इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लूँ कहीं। ए भाई हो जा, हाँ ठीक है, हो गया। और क्या करना है, अच्छा इरेजर, ओके हाँ ठीक है। यहाँ पे समझिए सर्कल बना के दिखाता हूँ आप। इससे क्या हो जाएगा, अब क्या करना है पहले तो लाइन करना है। देखिए आपको ना पहले ए और बी पॉइंट मार्क करना है। यहाँ से क्या करना है कि 9 सेंटीमीटर का लाइन लेना है। कितना सेंटीमीटर का 9 सेंटीमीटर का लाइन लेना है। ले लिए ए बी लेंथ का, तो ए एंड बी, ठीक है, लेंथ ले लिए। अच्छा क्या बोला कि आपका जो सर्कल है ना उससे ना आप ए बी लेंथ जो सर्कल है उससे आप, वेट अ मिनट, ओके, अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ यहाँ पे। ठीक है, आप क्वेश्चन पे गौर मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। यहाँ पे मैं सबको समझा पाऊँगा ऐसा मुझे उम्मीद है। देखिए हमारा ये लाइन ए है, हमारा ये लाइन बी है। ठीक है, दोनों कितना है 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ए और बी कितना है 9 सेंटीमीटर का हमने लिख रखा था। ठीक है, क्या बोलता है ए को सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर का क्या करिए आप एक सर्कल ड्रॉ करिए। ठीक है, वेट अ मिनट गाइज। ठीक है, ए बी को सेंटर मान के क्या करिए आप एक 5 सेंटीमीटर का लंबा आप एक सर्कल खींचिए। तो हमारा हो गया ये 5 सेंटीमीटर का लंबा सर्कल, कोई दिक्कत। ठीक है, अब क्या बोलता है कि आप बी सी को सेंटर मान के, यानी कि सॉरी बी को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर का करिए। क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करिए। तो देखिए मैं 3 सेंटीमीटर कर रहा हूँ आपके साथ, करीब करीब, वेट अ मिनट, उम्मीद करता था कि करीब करीब हो जाए लेकिन शायद हुआ नहीं। एक और ट्राई करता हूँ ताकि आपका देखिए अच्छा सर्कल दिखे तभी तो अच्छा होगा ना। हाँ यस, ओके, इट्स ओके। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर का, यानी कि इसका रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम 5 में लिख दूँ, और यह हो गया 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आप 9 का ए बी लिए थे, ए बी आपका 9 सेंटीमीटर का था, तो और यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, तो बाकी कितना बचा, एक सेंटीमीटर बचा, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बचा। ठीक है, इसको लिखने को जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए आपको बता रहा था मैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, रफली बताऊँ तो रफली आपको जो करना है ये है कि आपको पॉइंट ए से टेंजेंट बनाना है यहाँ, और बी के सेंटर से टेंजेंट बनाना है ए पर। ठीक है, ऐसा ड्रॉ करना है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, तो टेंजेंट ड्रॉ के लिए क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं एक हाफ से ज़्यादा आर्क लेते हैं, यानी कि बी से क्या करेंगे
आप रखिएगा डिवाइडर, और एक इसे कि यहाँ से, और 5 है ना, तो यहाँ तक खींच लीजिएगा, यानी कि यहाँ तक डिवाइडर से, यानी आपका डिवाइडर का नोक यहाँ रहेगा और पेंसिल का नोक यहाँ रहेगा, इतना मार्क कर लीजिएगा। और यहाँ से ऊपर, ऊपर और नीचे दोनों जगह कट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको ठीक समझाऊँ? उम्मीद करता है कि आप समझ चुके हैं। तो आप क्या करिएगा, एक ऊपर और एक नीचे कट कर लीजिएगा, फिर पॉइंट ए से जा कर के इधर और इधर कट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका ये आ जाएगा कहाँ, बीच में आपका कहीं ये दे देगा, ठीक है। जो भी मैं अगर ठीक से बनाता तो ये बीच में आता है, यानी कि 9 का आधा कितना होता है, 4.5, यानी कि 4.5 के करीब में आता, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, जब आप ऐसा मिलेगा तो आप इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, यानी कि 4.5 हो गया। अब इस सेंटर से क्या करिए, आप एक सर्कल ड्रॉ करिए, ठीक है, जो कि पास करेगा इस पॉइंट से और इस ए से, ठीक है, बी से भी पास करेगा। सबसे पास करता हुआ एक सर्कल बनाइए, जो कि है, जिसका डायमीटर कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सर्कल हो गया। अच्छा, अब जहाँ जहाँ ये सर्कल कट किया इसको गौर से देखिए और यहाँ पर टिक करिए। एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया। देखिए सेकेंड वाला सर्कल में जहाँ जहाँ कट किया उसको ए के एंड से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दिए और यहाँ से मिला दिए, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले में जहाँ जहाँ कट किया उसको बी से मिला दीजिए। यहाँ पे कट किया था तो बी से मिला दिए, बी के सेंटर से। यहाँ से कट किया तो बी के सेंटर से मिला दिए। तो क्या हो गया हमारा, हम लोग क्या किए कि एक सर्कल के सेंटर से दूसरे पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, है ना, टेंजेंट है ना, समझ गए। यही आपका क्या था, कंस्ट्रक्शन था। आपको लिखना क्या है कि ऐसे मान लीजिए स्टेप लिखना होगा, ऐसे तो 2 नंबर का स्टेप नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपको लिखना पड़े तो लिखिएगा क्या, पहले फर्स्ट वी ड्रो अ लाइन सेगमेंट, सेकेंड फ्रॉम पॉइंट ए वी ड्रो अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। थर्ड बात, जो आप किए ना उसको लिख देना है। थर्ड पॉइंट, वी ड्रो अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। आफ्टर दैट taking a radius of 4.5 centimeter, drawing a circle which cuts circle of 3 centimeter and circle of 5 centimeter। और जहाँ जहाँ कट किया है तो उसे क्या लिखेंगे, then we will meet the point from center B to the point cuts on A and center from center A to the points cut where cut B, यानी कि पॉइंट B से जहाँ पे सेंटर A पे कट किया उसको मिला दिए, एंड फ्रॉम सेंटर ऑफ ए द पॉइंट विच कट्स ऑन सर्कल बी, वहाँ पे मिला दिए। समझ गए? तो ये रहा आपका डायग्राम। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 25। वो क्या कहता है कि tan a जो है होता है 3/4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a। अगर आपको थोड़ा ही पता है तो आप, अगर आप पहला से क्या करिए, आप h निकाल लीजिए। ये तो बेसिक बात है, यानी कि h क्या होता है, h स्क्वायर इजिकल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जब आप h निकाल लीजिएगा तो यानी आपको p पता है 3, आपको b पता है 4, आपको h पता है 5। क्वेश्चन कहता है 1/sin a, ठीक है, 1/sin a। अगर आप पढ़े हुए हैं पहले से तो आपको साइन का पता है, साइन का क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक a, ठीक है। और कोसेक a क्या होता है, h/b होता है। क्या होता है, h/b होता है, नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है ये, h/p होता है, h/p होता है। अरे पता है ना, h/p होता है सो, ठीक है। तो h आपको कितना है 5 और p कितना है 3, यानी कि पहला का आंसर क्या आएगा 5/3। और आपको पता है कि 1/cos a क्या होता है, sec a होता है। sec a क्या होता है, cos का उल्टा, यानी cos b/h होता है, तो क्या हो जाएगा h/b, यानी कि 5/4। क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, 5/4 हो जाएगा, समझे। तो क्या हो जाएगा, आपको ऐसा पता तो ठीक है। अगर नहीं पता तो क्या करिएगा, आप डायरेक्टली डालिएगा वैल्यू। आप जानते हैं साइन ए क्या होता है p/h, तो 3/5, कॉस ए क्या होता है b/h, यानी 4/5। तो करना क्या है 1/3/5 प्लस 1/5/4, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये 5/3 प्लस 5/4, एलसीएम लेंगे 12, जो भी होगा ऐसा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल गेट 35/12, हेंस 1/sin a प्लस 1/cos a इक्वल टू 35/12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका और क्या कहता है, और नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ़ √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 एंड 0 डिग्री ग्रेटर दैन थीटा ग्रेटर दैन 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब वो cos थीटा और क्या sin थीटा का थीटा का वैल्यू बताना है। कहता क्या है कि √3 इंटू साइन थीटा जो होगा उसमें घटा देंगे हम लोग cos थीटा, तो वो 0 हो जाएगा। ये बात बताइए, ऐसा कब पॉसिबल है,
जब ये जो वैल्यू आए उतना ही वैल्यू ये दे तभी ना जीरो होगा, ठीक है। तो बताइए कॉस और साइन का वैल्यू सेम सेम कब आएगा, जिसमें √3 टर्म भी आए, ठीक है। तो कॉस थीटा में √3 कब आता है, जब क्या हो जाएगा आपका, जब आपका क्या होता है कॉस 30 डिग्री होता है, समझ गए। कॉस 30 डिग्री रहता है, बेटे मैंने देखिए कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, ठीक है। अच्छा और साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। तो देखिए आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ √3 है तो हमको कैसे ऐसा कोई टर्म चाहिए कॉस में जो कि √3 दे। तो कॉस में √3 कितना देता है कॉस 30 डिग्री। साइन में √3/2 कब आ जाएगा, जब हम लोग 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 था ही, और क्या हो जाएगा √3 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 यानी कि √3/2 माइनस कॉस 30 कितना होता है √3/2 यानी कि √3/2, दोनों क्या हो जाएगा कट पिट गया, आंसर जीरो, समझे। यानी कि सोचना क्या था इसमें कि जैसे हमने देखा कि साइन के साथ √3 लगा हुआ है, तो हमें सोचना ये था कि कॉस का ऐसा कौन सा थीटा लें जिसमें √3 टर्म आ जाए। तो कॉस का हम लोग 30 डिग्री लेते हैं जिसमें √3/2 आ जाता है। अब चेक किए कि आखिर साइन 30 में क्या हो जाएगा, तो देखिए कि साइन 30 जो होता है 1/2 होता है और ये आया √3/2, दोनों इक्वल था इसलिए जीरो आ गया। यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा = 30 डिग्री। समझ में आया, कोई दिक्कत, आसान था। क्वेश्चन नंबर 26 ये देखिए, ये थोड़ा समझने का क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है देखिए कि इन द फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड AD परपेंडिकुलर टू AB। AD जो है हमारा AD वो परपेंडिकुलर है AB का, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ इन सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको बताना है कि ये x कितना सेंटीमीटर है, हमारे यहाँ से लेकर AB तक जो लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर है। ये फिगर थोड़ा गलत ड्रॉ किया हुआ है, और आपको फिगर से समझाया जाए फिर से ठीक से, देखिए यहाँ फिगर कैसा होगा, ऐसा कुछ है, यहाँ पे है, फिर आपका यहाँ पे है, और थोड़ा यहाँ गैप है, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा ऐसा करके है, ठीक है, ये सटता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये फिर यहाँ ये भी सटता है और ऐसा हो जाएगा। और आपको अब इरेजर से इसको हटा दूँ, यूँ 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 करके हटा दिया, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ फिगर ड्रॉ मिलता है, ठीक है। इसमें करना बताना क्या है, देखिए आपको कि आपको पता करना है कि इस x का वैल्यू कितना है। तो आप देखिएगा, गौर करिएगा यहाँ से मेरे साथ, एंगल A = एंगल OPA, एंगल A जो है 90 डिग्री = एंगल OPA। देखिए चूँकि आप जानते हैं जहाँ जहाँ कट करेगा सब 90 डिग्री का एंगल बना देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में दिया नहीं था, आपको मैनिपुलेट करना है ऐसे कि जहाँ जहाँ सर टच करेगा वहाँ वहाँ तो 90 डिग्री बना देगा। अच्छा ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अरे यार ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसको और इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा। अब जैसे ये दोनों 90 डिग्री हुआ, देखिए समझिएगा क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है AD जो है AB के परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि सर्कल जहाँ भी टच करता है वहाँ एक 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, तो 3 90 डिग्री बन गया, चौथा को भी क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री। और चूँकि ये 10 है, ये 10 है और ये 90 डिग्री है, ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो ये स्क्वायर हो गया तो ये भी 10 हो गया, यहाँ भी एक स्क्वायर बनेगा तो ये भी 10 हो जाएगा। यानी कि करके ऐसे करके आपको आगे चलना पड़ेगा। पहले आप समझ में आया क्या हुआ, एंगल A = एंगल OPA = एंगल OSA = 90 डिग्री, ऑल्सो AP = AS। कहने मतलब क्या है कि जो आपका AP है, AP जो है वो आपको AS के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। वेट ए मिनट, समझिएगा यहाँ पे आपका जो AP है और AS जो है आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा हो गया। अगला बात क्या है कि हेंस OSAP इज ए स्क्वायर विच मीन्स दैट दे हैव अ लेंथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यानी कि AP = AS = 10 सेंटीमीटर, यानी कि AP तक कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हुआ। अच्छा आगे चलते हैं, आपका क्या दिया हुआ CR, देखिए CR दिया हुआ है आपका, वेट ओ सॉरी यहाँ देखिए C और R दिया आपको 27 सेंटीमीटर, कितना दिया है 27 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज़ गौर करिए कितना हो जाएगा, देखिए CR एंड CQ = 27 सेंटीमीटर, यानी CQ कितना हो जाएगा 27। अरे यहाँ तक दोनों तो सेम होता है ना, जहाँ जहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता है, तो अरे 38 यहाँ से यहाँ तक था तो 27 यहाँ तक होगा, ठीक है। यानी कि अगला कितना हो जाएगा, अगला हो जाएगा BQ कितना हो जाएगा 38 - 27, यानी कि वहाँ जो B है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट B था और यहाँ से Q था, ठीक है। अरे आप समझिएगा, समझदार दे देंगे, देखिए AB जो पॉइंट था ऐसे था और यहाँ पे Q था, ठीक है। ऐसे एक यहाँ पे कट गया था यहाँ पे और एक ऐसे चला गया था, ऐसे लाइन गया था, तो AB में इतना तक आपको 10 सेंटीमीटर हो गया है इसके स्क्वायर की वजह से।
और यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर हो गया नहीं, यानी कि 38 माइनस 27। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इजकल टू ए पी प्लस पी क्यू इजकल टू 21 सेंटीमीटर। हमारा ए बी जो लेंथ है वो कितना है, ए पी प्लस पी क्यू है कि नहीं। ए पी हमको पता चल गया 10 सेंटीमीटर क्योंकि स्क्वायर है। अब बात करना है पी क्यू का, तो आपको पता है क्या कि सी बी जो है ना, सी बी आपका 38 है, तो आपका सी क्यू 27 है, तो जो क्यू बी होगा वो कितना हो जाएगा। अरे आप इसे यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में आएगा, इसमें आप गौर करिएगा ना, देन आपको क्लियर हो जाएगा। समझिए क्या है, यहाँ पे समझिए, इस फिगर में आपको समझाएंगे तो मुझे भी आसानी होगी। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री होगा, इसको मिला देंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है 90 डिग्री होगा। इसको अगर थोड़ा और नीचे कर दूँ मैं अगर चाहूँ तो आपको दिख तो रहा होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर बच गया, यही ना हो गया, इतना ही ना। अच्छा देखिए, अगर गौर करिएगा ठीक से, तो क्या दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आर और क्यू जो होता है वो दोनों क्या है, आपस में टेंजेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो बाकी बचा जो ये है इतना, वो क्या हो जाएगा, 38 माइनस 27 यानी कि 11। नहीं समझे बात, जब भी कोई दो टेंजेंट सर्कल पे गिरता है तो दोनों का जो लेंथ होता है वो आपस में बराबर होता है। तो ये 27 है, ये भी 27 होगा, और चूंकि यहाँ तक यानी कि इस पॉइंट तक 38 था, तो इतना कितना कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 10 पता है हमको, बस ये लेंथ चाहिए तब ना ये भी पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ जो पी, इस पॉइंट से पी और क्यू क्या है, आपस में टेंजेंट है, तो अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा, तो ये 11 पता चल गया। अब जैसे हमें ये 11 पता चला और ये 10 पता था, टोटल कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 21 सेंटीमीटर। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से आप बनाइएगा टेंजेंट वाला ड्रॉ करके, ठीक है। और आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तभी आपको दिक्कत आ रही होगी, पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा, नहीं पढ़े होंगे तभी मैंने कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। नाउ जंप टू क्वेश्चन नंबर 27। वो क्या कहता है देखिए, कि प्रूव डैट 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल गिवन डैट रूट 3 इज इरेशनल। अगर आपको रूट 3 इरेशनल दिया हुआ है तो प्रूव करिए कि 2 रूट 3 जो होता है वो इरेशनल है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम डैट, ऐसा मान लेंगे कि 2 माइनस रूट 3 बी रेशनल, कि 2 माइनस रूट 3 क्या है, रेशनल है। जब भी आपको इरेशनल प्रूव करना हो आप रेशनल मान लीजिए, आप खुद गलत हो जाइएगा, ठीक है। देन इट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। इसको हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल है तो ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0 होता है। अरे आपको लिखते हैं ना रेशनल को पी बाई क्यू, नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज रेशनल नंबर। तो हम इसको ए और बी मान लिए तो क्या हो गया, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो क्या किए हम लोग, ए और बी मान लिए, और ए और बी क्या था, को प्राइम था, जिसमें बी क्या था, 0 नहीं था, ठीक है। अच्छा जब हम लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए बी, ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस ए बी इज इक्वल टू रूट 3 लिख सकते हैं। अच्छा बताइए 2 क्या है हमारा, रेशनल है, बी बाई ए क्या होगा, रेशनल है। तो रूट 2 रेशनल का डिफरेंस कभी भी इरेशनल आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो हेंस क्या होगा, देखिए सिंस 2 एंड ए बाई बी आर रेशनल सो देयर डिफरेंस विल बी रेशनल। इनका जो घटाव होगा, यानी कि समझिए 4 माइनस 2 2 है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, तो हमेशा इसको क्या होगा, रेशनल होना पड़ेगा। ये रूट 3 घट के कभी आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता है। तो क्या हो गया, हमको क्या करना पड़ेगा, इससे समझ में आया कि रूट 3 क्या है, रेशनल है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, बट वी नो डैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 में क्वेश्चन क्या था, इरेशनल था, तो वहाँ जो मानना है वो गलत है, यानी कि 2 माइनस रूट 3 जो माने हैं हम लोग की रेशनल है वो बात गलत है। 2 माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल है। समझ गए, इससे प्रूफ होता है कि 2 माइनस रूट 3 क्या है, एक इरेशनल क्वांटिटी है। समझ में आया, यही रहा आपका क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, वो क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, if one root of the quadratic equation 3x square plus px plus 4 equal to 0 is 2/3 then find the value of p of other root of equation। यानी कि एक रूट आपको दिया हुआ है, दूसरा रूट पूछ रहा है, तो जब आपको पहले पूछ रहा है कि p का वैल्यू और दूसरा रूट बता दीजिए, तो पहले आप p का वैल्यू कैसे निकालिएगा। जैसे आप अब जानते हैं कि 2/3 क्या है, इसका रूट है किसका, 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 का। तो जैसे आप x की जगह पे 2/3 डालिएगा, जैसे आप x की जगह पे 2/3 डालिएगा, आपको ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे आप 2/3 x की जगह पे डालें तो आपको क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 2p/3, यानी कि आपको p का वैल्यू मिल जाएगा। p का वैल्यू कितना आ गया, -8। समझ गए, जैसे यहाँ से p का वैल्यू आया हम लोग p का वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन में। हेंस इक्वेशन इज नाउ क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब आप क्या जानते हैं, अब मेरे साथ अगर आप जानते होंगे तब जानते हैं कि -6 और -2 कितना होता है, -8, और -6 इंटू -2 क्या होता है, +12। तो आप जानते हैं क्या होता है, ये 3 4 12 को तोड़ना है, ठीक है।
अब जैसे ही आप देखें ना, एक शॉर्ट ट्रिक क्या बताते हैं कि -6 और -2 देखें ना, आप कुछ कुछ मत कीजिए, यहाँ पे फटाक से x लगा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। जैसे आपको पता चल गया, आप यहाँ से फटाक से x लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आप क्या कीजिएगा, x - 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू 3 ऐसे करके कुछ करके आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x² - 6x - 2x + 4 इक्वल टू 0। तो 3x, अरे आप समझ रहे हैं कि मैं जो क्या बता रहा था आपको कि -6 और -2 जैसे पता चला ना, आप आगे x लगा दीजिएगा, तो इससे क्या हो गया, आपका रूट हो गया। लेकिन कब होगा, जब ये कौन सा क्वेश्चन x² शुरू होना चाहिए, ये क्या है 3 से शुरू है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 3 लगाना ज़रूरी होगा। सॉरी वेट अ मिनट, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, नहीं लगाए तो ऐसे आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या हो जाएगा, -6x - 2x + 4, यहाँ से 3x को 1 निकालेंगे तो x - 2, यहाँ से 2 को 1 निकालेंगे तो x - 2। फर्दर वी विल सॉल्व दैट एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ x, जो कि है 2, बिकॉज वो 2/3 तो पहले आया था, एक और वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हेंस लिख देंगे p = -8 जो भी आया था, एंड x = नेक्स्ट रूट इज 2। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इन द फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। सेमी सर्कल आर ड्रॉन विद द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया। देखिए तो सेमी सर्कल है कि नहीं, सेमी सर्कल है कि नहीं, चारों तरफ सेमी सर्कल है। ठीक है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको NCERT बुक में जो है इसका शेडेड रीजन पूछ रहा था, इसका वैल्यू पूछ रहा था, और आपको इस बुक में क्या पूछ दिया, क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, आपको इसका छोड़ के इसके बाद का पूछ दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि इसको हम लोग हाफ से बांट लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बांट लिए अगर, ठीक है, 8 पार्ट में बांट लिए, 8 पार्ट में, तो इससे क्या हो जाएगा, फ़ायदा क्या होगा, देखिए क्वेश्चन बनाने में क्या फ़ायदा होगा समझिएगा। ओ सॉरी, उसका एक और क्वेश्चन छूट गया था हमसे। और नंबर क्वेश्चन क्या था, देखिए, द रूट अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 3 × k - 1 = 0 सच दैट अल्फा - बीटा = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको दिया हुआ है क्या कि अल्फा - बीटा दिया हुआ आपको 1, तो आप बताना है कि इसका k का वैल्यू कितना होगा। ये जो कि क्वेश्चन है इसमें k का वैल्यू कितना होगा अगर अल्फा - बीटा 1 है। तो समझिएगा इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपको अल्फा - बीटा 1 दिया है तो आप एक अल्फा + बीटा निकाल लीजिए। अल्फा + बीटा क्या होता है, b/a। इस क्वेश्चन में देखिए b कितना है, -5, यानी कि -b/a होता है, यानी माइनस ऑफ -5, a का वैल्यू 1 है तो -5/1 यानी कि 5 हो जाएगा। तो आप फटाक से लिख दीजिएगा क्या, अल्फा + बीटा = 5। यहाँ से b - b कट गया, यानी 2 अल्फा = 6, अल्फा = 3, यानी कि हमें क्या मिल गया, अल्फा 3 मिल गया। और जब इसको जोड़ेंगे, सॉरी इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा अल्फा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बीटा = 4, यानी बीटा = 2, यानी कि एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 2, यानी कि हमारा जो वैल्यू डालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 क्या होता है 6 होता है ना, तो क्या है ये अल्फा × बीटा है। और अल्फा × बीटा क्या होता है c/a, यानी कि 3k - 1/1 = 6, 3 × 2 = 6, k = 3। तो ऐसे क्या हो जाएगा, आपका k का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। नहीं तो अब क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, देखिए कि अल्फा - बीटा को क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। एक ऐसा फॉर्मूला आता है, मैंने आपको रटवाया भी होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अल्फा - बीटा का वैल्यू डाल देंगे, और यहाँ से 4 उसका c/a यानी कि अल्फा × बीटा डाल देंगे। तो देखते हैं क्या है, ऐसा सॉल्व करेंगे तो अल्फा - बीटा दिया हुआ था हमें, अल्फा + बीटा पता है, अल्फा × बीटा डाल देंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा, k = 3। और या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ वन सेगमेंट, देखिए हमने क्या करा, इस पेटल को ना 2 पार्ट में बांट लिया। ठीक है, तो टोटल कितना पेटल हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 2 4 6 8 पेटल हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे साथ चलिए यहाँ पे कि एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एक सेगमेंट का एरिया देखिए क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल, यानी कि हमारा ये ट्रेंगल जो है उसमें एरिया ऑफ सेक्टर घटा देंगे खाली। ठीक है, अच्छा देखिए आपको पता है एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90/360 × πr² क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना हो जाएगा 7, यहाँ 7, रेडियस कितना हो जाएगा 7, यानी एल्टीट्यूड 7 × 7। सॉल्व करेंगे हमें आंसर कितना आएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चल गए
अब पता चल गया कि एरिया ऑफ एक सेक्टर 14 है, तो 8 सेक्टर कितना हो जाएगा 122। अच्छा ठीक है, एरिया ऑफ 8 सेक्टर मिल गया हमें 122, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 122, यानी कि 256 माइनस 196 माइनस 122, दैट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझे बात, समझिएगा। हमने क्या करा, इसको पहले तो हमने इसको एक ट्रेंगल में तोड़ लिया, यानी कि सेक्टर में बदल दिया, तो ट्रेंगल बन गया। ट्रेंगल जैसे ही बना, हमने ट्रेंगल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया निकाल दिया। जैसे निकाल दिया, हमें क्या मिल गया, एक 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 एक, एक का मिल गया, यानी ये जो है हमारा, इसका हमें मिल गया क्या, मिल गया हमें एरिया। ठीक है, इस एरिया को 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 इस एरिया को, टोटल 8 एरिया है ना, इस 8 को जो मल्टीप्लाई कर दिए जो आया था एरिया उससे, और अगर इसको हम लोग अगर स्क्वायर के एरिया में से डिवाइड कर देंगे, तो जो बच गया वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, वही बात है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 × 14 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, यानी 122 सेंटीमीटर, दैट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए सर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, कि द पेरीमीटर ऑफ टू ट्रेंगल आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। दो ट्रेंगल जो है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 25 और 15। इफ़ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रेंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रेंगल। ठीक है, बोल रहा है क्या कि हमारा जो पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी है वो बराबर है पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अच्छा दूसरा बात क्या कहता है, सॉरी वेट ए मिनट, समझिए यहाँ पे क्या कहता है, ऐसा नहीं होगा। जब भी आपको पेरीमीटर दिया रहा है तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि ए बी सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर होगा। ठीक है, इसका ए बी का लेंथ 9 दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं 9 दिया हुआ है, समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस पी, अरे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, और टोटल क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर, ये क्या हो जाएगा पी क्यू के बराबर, मतलब ए बी बाई पी क्यू रेशियो के बराबर होता है, ऐसा आपने पढ़ा है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी बाई पी क्यू आर क्या होता है, किसी साइड के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ था कितना 25/9, 25/15 दिया हुआ था, और ए बी पता था हमें 9, तो एक्स निकालना था। ठीक है, तो एक्स कितना हो जाएगा 25x इजकल टू 59 जा, और ऐसे करके हमें क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू दैट इज 5.4 सेंटीमीटर। और आपको याद क्या रखना है थ्योरम से, जब का ट्रेंगल में थ्योरम आता है कि पेरीमीटर ऑफ 1 बाई पेरीमीटर ऑफ 2 इजकल टू पेरीमीटर ऑफ वन साइड डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्रेंगल का वही साइड। ठीक है, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और करके दिया है इसमें क्या, कि इन इक्विलेटरल ट्रेंगल, एक इक्विलेटरल ट्रेंगल में ए बी सी है। ठीक है, जिसका डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी पे जो पॉइंट है, ए बी सी कोई ट्रेंगल है जिसमें कि बी सी पे पॉइंट एक डी है। ठीक है, डी जो कि आपका क्या है 1/3 है, पॉइंट डी है जो कि 1/3 है बी सी का। बी सी जो होगा उसका एक तिहाई है। ठीक है, प्रूव डैट कि 9AD स्क्वायर, ये जो ए डी है उसका स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ऐसा प्रूव करने के लिए क्या करेंगे आप, पहला बात यहाँ समझिएगा, क्या करना है, हमें बोलता है ना बी डी जो है 1 to 3 यानी 3 अगर ये है तो बी डी 1 है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। तो अब जानते हैं कि इसका जो ए डी ए एम आएगा, यानी कि बीच में जो आएगा उससे ए डी कम ही होगा ना। ए एम कितने पे आएगा, 2-2 सेंटीमीटर पे आएगा, और ये कितना पे आएगा 1/3 पे आना है इसको। ठीक है, हम क्या करेंगे, ड्रो ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी, बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी क्वेश्चन में दिया है। और बी एम क्या पता चल गया, बी एम इज इक्वल टू 1/2 बी सी। अरे बी एम जो होगा बी सी को आधा तो नहीं तोड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बी एम इज इक्वल टू 1/2 बी सी। ठीक है, अब बात करते हैं इन ट्रेंगल ए बी एम। देखिए ए बी एम, वेट ए मिनट, ए बी एम इस ट्रेंगल में बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी का स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि बी एम क्या होता है, बी एम होता है आपका बी डी प्लस डी एम। अरे बी डी प्लस डी एम इजकल टू बी एम, तो बी डी प्लस डी एम का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। देखिए ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2BD डी एम। देखिए समझिए कैसे लिख दिए हम लोग, हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ से, डी एम का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर 2BD डी एम। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या किया कि ए एम स्क्वायर को इसको और इसको कंबाइन करके एक लिख दिया ए डी का स्क्वायर। समझिएगा कैसे लिख दिया, देखिए यहाँ पे आ जाइए मेरे साथ गौर कीजिएगा।
इस ट्रेंगल में देखिए हमने क्या किया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, अरे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, यानी कि इसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी इसका स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं कि बेस में क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी एम का होल स्क्वायर। सॉल्व किए तो क्या हो गया, हमें जो आया उसमें हम लोग क्या कर दिए, ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर को ना ए डी स्क्वायर लिख दिए। कोई दिक्कत, अरे ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी बेस है, तो एज के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैनिपुलेट करना है। ठीक है, आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए। ठीक है, ये सिखाया जाता है, यही ट्रेंगल और सर्कल में करना ही है। और आपको मैनिपुलेशन आता है कि कैसे सॉल्व करना है फर्दर, आप सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो फंसीएगा। ठीक है, लेकिन आप जल्दी इसको जितना स्टेप बन सके उतना आगे तक ले जाइए। ठीक है, ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर छोड़ के मत आइए, छोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जितना लिख के आएंगे उतना नंबर मिलेगा, बिकॉज सीबीएसई में स्टेप वाइज मार्किंग होता है। फिगर बनाने का आधा नंबर, यहाँ पे आधा नंबर, यहाँ पे आधा नंबर इसके लिए, फिर आधा नंबर इसके लिए, ऐसे करके मिलता है। ठीक है, तो आप आधा आधा नंबर छोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हर एक आधा नंबर आपको एक नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर को, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर को ए डी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर लिख दिए। इसका क्या था, बी डी का स्क्वायर था, तो बी डी का स्क्वायर लिख दिए, और जो 2BD/DM बचा था। ठीक है, अब क्या कर दिए हम लोग, यहाँ पे देखिए हमने ना डी एम को हटा करके क्या लिख दिया, डी एम को हटा के लिख दिया बी एम माइनस बी डी। इस डी एम को हटा करके लिख दिया बी एम माइनस बी डी लिख दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, ऐसा क्यों लिखते जा रहे हैं, ताकि हमें ए डी और ए बी के टर्म में मिलते चला जाए। ठीक है, तो यहाँ से ए डी स्क्वायर, आप जानते हैं बी डी को क्या लिखना है, बी डी को लिखना है 1/3 BC, और क्या हो जाएगा 2/3 BC लिख सकते हैं बी डी को। अरे बी डी को नहीं समझ रहे हैं क्या आप, वेट मिनट, यहाँ समझिएगा, फिर से गौर करिएगा हाथों पे। बी डी जानते हैं कितना होता है 1/3 BC, तो उसका स्क्वायर, और 2 इंटू बी डी क्या होता है BC/3, 1/3 BC, तो 2/3 BC। फिर जानते हैं बी एम क्या होता है, बी एम कितना था BC/2 था, और बी डी कितना था BC/3 था। ऐसे करके जब सॉल्व करिएगा तो वो क्या मिलेगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 9, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर बाई 9। 9 कैसे आ गया, अरे इसका एलसीएम से 9 हो गया यहाँ पे, और ये 2B स्क्वायर हो गया। अब गौर करिए, 9AB स्क्वायर इक्वल टू 9AD स्क्वायर, और 2AB स्क्वायर लिख दिए कैसे, अरे आप BC को AB स्क्वायर कैसे लिख दिए सर, अरे आपको पता था कि ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी AB इक्वल टू BC है। जैसे आप BC को AB लिखिएगा क्या हो जाएगा, 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर, यानी कि 7AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9AD स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए सर, यानी कि इस क्वेश्चन को ठीक है समझने के लिए आप फिर समझिए कैसे कैसे करेंगे। हमें पता था कि बी डी जो है 1/3 BC है, बी एम जो है 1/2 BC है। कैसे समझ में आया, जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो ए बी का स्क्वायर होगा वो बी एम का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर होगा। ठीक है, बी एम को क्या लिख दिए हम लोग, बी डी प्लस डी एम लिख दिए, जिसे ऐसे स्क्वायर किए, स्क्वायर करके ए एम स्क्वायर और डी एम स्क्वायर के साथ में लिख के क्या लिख दिए, ए एम स्क्वायर और डी एम स्क्वायर को साथ में ए डी का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, लिख दिए, उसको कुछ नहीं किए। अब जितना ही बी डी था ना सबको बी सी के टर्म में अब लिख दिए। यहाँ पे बी डी था उसको बी सी के टर्म में लिख दिए, यहाँ बी डी था उसको बी सी के टर्म में लिख दिए, यहाँ बी डी था उसको बी सी के टर्म में लिख दिए, और बी एम को भी बी सी के टर्म में लिख दिए। आपको पता था बी एम क्या उतना होता है, BC/2 था। ठीक है, जैसे आप सबको BC के टर्म में लिखे, आप इसको क्या करिएगा, सबको मतलब कि मल्टीप्लाई जो भी करना है करते जाइएगा, यानी कि जोड़ दीजिएगा इसको। कैसे, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यानी BC/6। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 या 6, यानी कि BC/3 इंटू BC/3, यानी 2 BC स्क्वायर बाई 9। यहाँ भी है आपका BC स्क्वायर बाई 9, और यहाँ भी आ गया BC स्क्वायर बाई 9, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर बाई 9। ठीक है, आ गया। 9 से जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा AD को एलसीएम लेकर के, तो क्या हो जाएगा 9AD स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर बाई 9 इजिकल टू AB स्क्वायर। जैसे 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9AB स्क्वायर इक्वल टू 9AD स्क्वायर। अब जानते हैं कि ए बी जो होता है वही BC है और यही AC है, बिकॉज ABC ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल है, तो इसको AB लिखेंगे। अब जैसे ही AB लिखा हमें जो चाहिए था वो मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16। इसका जो मीडियन है वो 16 है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी 70। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 70 है तो आप हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी बता दीजिए। तो आप जैसे ही मीडियन का फॉर्मूला देखिएगा, आपको एक फॉर्मूला पता है एफ नॉट एफ वन वाला। ठीक है, वो क्या होता है पहले देखिए, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। ठीक है, आपको जो क्लास दिया हुआ उस क्लास को लिखते चले जाइए। अरे आपको क्वेश्चन में जो दिया है क्लास लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, 12 प्लस ए, 12 प्लस ए यानी 24 प्लस ए,
24 प्लस 39 प्लस ए, 39 प्लस ए प्लस बी, ठीक है, जोड़ते जाइए, लास्ट में वो क्या मिला 55 प्लस ए प्लस बी, ठीक है, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया था 70 दिया था, अरे क्वेश्चन में दिया था ना 70, फिर फ्रीक्वेंसी 70, ठीक है, यानी कि 55 प्लस ए प्लस बी इक्वल 70, यानी कि ए प्लस बी कितना है 15 आ गया, ठीक है। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला पता है मीडियन का, वो क्या होता है एल प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई इनटू हाइट डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे, आपका एल जो दिया है वो 15 दिया है, ठीक है, 15 एल क्या होता है यहाँ पे समझिएगा, एल जो है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे आया है वो कितना है 15 आया है, ठीक है। अच्छा, 15 जो आया है उसके ऊपर क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए जो आया है ना जिसको 15 माने हैं आप, जो मोड है सबसे हाईएस्ट है फ्रीक्वेंसी वो एल होता है, इसको बोलते हैं एल, और एल के जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं सी एफ, यानी हमारा ये क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये लेना है। अच्छा, एन क्या होता है, जो 70 दिया है वो एन है, उसका बाई 2 करेंगे, n/2 लिखना पड़ता है। हाइट क्या होता है, हाइट जो होता है ना एच जोड़ा हुआ है, एच क्या होता है ये दोनों के बीच का गैप, 15 और 20 में कितना गैप है 5 का गैप है, 25 इसमें कितना गैप है 5 का गैप है, तो वही एच होता है 5। देखिए समझिएगा, मीडियन आपको 16 दिया हुआ था, एल आप 15 चुने हैं, यानी सबसे ज़्यादा 15 आया हुआ है, n/2 क्या हो जाएगा 70/2, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 15, ठीक है, और सी एफ कितना दिया हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 प्लस ए, अभी बताया था ना 24 प्लस ए, अरे 24 प्लस ए अभी बताया है ना जस्ट यहाँ पे 24 प्लस ए बताया है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, जो आपको 15 दिया हुआ है वो क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है, ये क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये आपका एल है, और ये दोनों का डिफरेंस आपका एच है, और ऐसे करके सब कुछ आप देख समझ सकते हैं, ठीक है। तो n/2 यानी 70/2, फ्रीक्वेंसी मतलब 15, सी एफ दिया हुआ आपको 24 प्लस ए इंटू 5 इंटू 15 इक्वल टू 16, यहाँ से आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिलेगा 8, तो आप जानते हैं क्या 55 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 70, यानी 55 प्लस 8 इक्वल टू बी इक्वल टू 70, यानी बी इक्वल टू 7, हेंस ए इक्वल टू 8 एंड बी इक्वल टू 7। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बात करते हैं, देखिए क्या है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम टू कॉइन्स, यानी कि पॉइंट होना चाहिए था, कॉइन लिखा था, डिस्टेंस ए सेंटीमीटर एंड बी सेंटीमीटर, ठीक है, 2 पॉइंट है, डिस्टेंस ए सेंटीमीटर और बी सेंटीमीटर, जिसमें ए जो है हमारा ए वो बड़ा है और ये बी जो है वो क्या है छोटा है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि 2 पॉइंट पे क्या किया हुआ है, एक कैंडल के एलिवेशन को देखा जा रहा है, ठीक है, कैंडल के टॉप को देखा जा रहा है, ठीक है, और एंगल जो बन रहा है वो 30 और 60 बन रहा है। तो आप बोलिएगा कि सर फिगर तो नहीं दिया रहेगा, तो हम यहाँ 30 लिखेंगे कि यहाँ 30 समझ में नहीं आ रहा है। बात बताइए, जितना आप कैंडल के पास जाइएगा उतना ना आपको खड़ा देखना पड़ेगा, और जितना आप खड़ा होते जाइएगा उतना एंगल आपको भागता जाएगा, तो यानी जितना आप पास आइएगा एंगल बढ़ जाएगा, यानी दूर रहिएगा तो आराम से दिखेगा। तो ये 30 है, ये 60 है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब दोनों जब सेम रहे ना, जब एक ही पॉइंट पे लाई करें तो वो करने का होता है tan थीटा, याद करिए, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, देखिए tan 30 इज इक्वल टू हाइट बाई ए सी, यानी कि h बाई ए, ठीक है। क्वेश्चन में ए सी को ए दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है और बी सी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो 1/√3 इज इक्वल टू h बाई ए सी, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यानी ए सी इज इक्वल टू h√3, यानी कि ए इज इक्वल टू h√3, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, tan 60 की बात करते हैं, यानी फॉर बी tan 60 इज इक्वल टू h बाई बी सी, यानी कि h बाई बी, तो tan 60 कितना होता है √3, तो √3 इंटू बी सी इज इक्वल टू एच, ये भी हो गया, ठीक है, यहाँ ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों के एच का वैल्यू पता है हमें, इसका एच कितना है ए सी बाई √3 है ना, और इसका एच कितना है हमें दिया हुआ है √3 बी सी, दोनों एच को बराबर कर देंगे। तो देखिए, तो ऐसे लिख दें, या फिर ऐसे कर सकते हैं एच इंटू एच इज इक्वल टू ए सी बाई √3 इंटू बी सी बाई √3, अरे ऐसे क्या हो जाएगा √3 कट जाएगा, मतलब मैनिपुलेट करने में आसान रहेगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी इंटू बी सी इंटू बी सी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझे बात, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एच इक्वल टू a√3 और b√3 दोनों बराबर है, तो एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू बी का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि एच क्या हो गया हमें, एच मिला क्या √a इंटू बी मीटर। समझ गया कि नहीं समझे, कोई दिक्कत, यानी दोनों के एच को कंपेयर कर दिए, कंपेयर करके क्या हो जाएगा आपको क्या मिलेगा, एच इज इक्वल टू √a इंटू √b मीटर।
समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 67। इसका जो मोड है ना वो 67 है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स। तो आप इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी बता दीजिए, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, देखिए मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू एच, ठीक है। ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ चेंज होता है किसमें, मीडियन में। मीडियन में क्या होता है, यहाँ पे होता है n/2 माइनस CF/F हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है F1 प्लस F0 यानी कि सबको घटाते जाइए, ठीक है। अच्छा, अब ये F1 F0 क्या है वो समझते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए आपका मोड दिया था 67 क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें देखिए तो तीनों में चारों में सबसे बड़ा कौन है, ये 15 बड़ा है। तो एल क्या होता है इसका, ये लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद क्या है आपका 15 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, देखिए आपका F1 कितना हो जाएगा, F1 यानी कि जो आप माने हैं वो, तो माने हो तो होता है F1 यानी कि 15, और उसके बगल वाला क्या होता है F0 यानी कि x। F2 क्या हो जाएगा इसके आगे वाला यानी कि 30 यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 15। 2F1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 15 यानी 30। F2 कितना हो जाएगा 12, और F0 कितना हो जाएगा x इंटू हाइट कितना है 60 10 70 70 80, हाइट कितना है 10। नहीं समझना फिर समझिएगा। आप जिसको 15 लिए जहाँ से लिए उसको 1 मानिए, यानी ये F1 हो गया, ये F2 हो जाएगा, ये F3 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है एल, तो एल हमारा जो होता है लोअर लिमिट। इसका लोअर लिमिट कितना है 60। F1 कितना होता है 15 इंटू यानी 15, और यहाँ क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे x लिख दिए। फिर बोलता है 2F1 यानी 2 इंटू 15 यानी 30 माइनस F2 यानी कि 12 और माइनस F0 यानी कि x, ठीक है। और हाइट कितना है 10। हाइट कैसे समझ में आया, 40 10 50 50 10 60 60 10 70 यानी कि डिफरेंस कितना है 10 का। तो जैसे ही यहाँ वैल्यू डालेंगे ये हमारा जो x का वैल्यू है वो निकल जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमें 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना है 8 है। आपको बस फार्मूला याद रहना चाहिए, जितना भी स्टेट सेट एंड रिलेशन का फार्मूला है और वो याद है तो आपको 10 नंबर कोई नहीं लेने जा रहा है। यानी करीब करीब आपका 8 नंबर क्वेश्चन तो जरूर आएगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से। 8 नंबर इससे आएगा और 4 नंबर प्रोबेबिलिटी से, यानी करीब करीब 12 नंबर क्वेश्चन आएगा जो कि आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आने वाला है। और ये दोनों चैप्टर के हिसाब से पूरे बुक का सबसे ईजी चैप्टर जो है आपका क्या है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। वो क्या है देखिए कि 2 पाम ट्री आर इक्वल हाइट और ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। 2 पाम ट्री जो है इक्वल हाइट का अपोजिट में खड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलते हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर, दोनों अलग अलग साइड रिवर के खड़ा है, ठीक है। ईच इज वाइड 80 सेंटीमीटर, यानी कि जो रिवर है वो दोनों कितना है 80 सेंटीमीटर का रिवर है, और दोनों अपोजिट साइड में खड़ा है, ठीक है, खड़ा है, कोई बात नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट ओ, किसी पॉइंट ओ से इनके दोनों का एलिवेशन देखा जा रहा है। फ्रॉम पॉइंट ओ बिटवीन देम ऑफ द रिवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री आर 60 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। समझिएगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो गया था, और आप क्वेश्चन ठीक से देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने दिक्कत कर दिया था लिखने में। वो क्या था देखिए कि 2 पाम ट्री आर ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑफ द रिवर विच इज 80 सेंटीमीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट ओ, किसी ओ पॉइंट से बिटवीन देम ऑन द रिवर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। ट्री के एलिवेशन देखा जा रहा है जो कि है 60 और 30 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बिटवीन देम, ठीक है। तो आपको पता है कि जितना आप पास रहिएगा उसका एंगल ज़्यादा होगा, यानी इसका एंगल 60 होगा, इसका एंगल 30 होगा। अगर ये 80 है तो इसको आप x मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। इसका आप tan 30 निकाल दीजिए, इसका आप tan 60 निकाल दीजिए, और आपका बेस सेम है, आप फटाफट कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी tan 60 कितना हो जाएगा AB/BO यानी कि h/x, ऐसे h मिल जाएगा हमें √3x। इसके लिए भी h निकाल लेंगे, h क्या हो जाएगा देखिए tan 30 इजकल टू CD/OD यानी कि h/80 माइनस एक्स यानी कि h√3 इजकल टू 80 माइनस एक्स। दोनों के h निकाल के h को कंपेयर कर लेंगे। फ्रॉम 1 and 2 h इजकल टू इतना एंड h इजकल टू इतना, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या इसके लिए क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ पे √3 इंटू 3√x इजकल टू 80 माइनस एक्स। का मतलब क्या कि आप h का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ से उठा करके, ठीक है, डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा √3 दिया था पहले से, h का वैल्यू क्या लिख दिए हम लोग √3x लिख दिए। h का वैल्यू हम लोग उठा करके यहाँ से √3x लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए 80 माइनस एक्स लिख दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस एक्स इजकल टू 80, और क्या हो जाएगा यहाँ से
एक्स इक्वल टू 20, कोई दिक्कत? अरे √3 इंटू √3 3 नहीं हो जाएगा? नहीं समझ रहे बात? और आप नहीं समझ तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, √3 इंटू एच क्या दिया है, 80 माइनस एक्स, ठीक है। आपको एच पता है √3x, ठीक है, पता है ना। अच्छा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप x के वैल्यू लिख सकते हैं h/√3। आप जैसे मैंने आपको उसको मैनिपुलेट करके, आप जब भी बेस सेम रहे ना, जब भी आपको मान लेते हैं, एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको बेस सेम पे कोई काम करना है ना, जिसका बेस सेम हो और हाइट खाली देखना है, तो आप हमेशा कोशिश करिए नहीं कि tan थीटा निकालने का, और हाइट को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, या फिर दोनों सबका बेस बराबर होगा उसको कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑन द बॉटम। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप जरूर बनाएं, बिकॉज ये क्वेश्चन आने का सबसे ज़्यादा चांस होता है, बिकॉज इसमें कि डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों पूछता है। डिप्रेशन और एलिवेशन का जो एंगल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि डिप्रेशन का एंगल कौन होता है और यानी कि और एलिवेशन का एंगल कौन होता है। देखिए क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग इज 50 मीटर हाई, आज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एट 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। एक 50 मीटर के बिल्डिंग को एक टावर के टॉप से देखा जा रहा है, जिसका टॉप का एलिवेशन कितना है। एलिवेशन मतलब क्या होता है, डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि जो रेंज होता है उससे कितना झुक के देखा। तो 30 झुक के देखा तो ये मिला, और अगर 60 झुक के देखा तो ये मिला, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब चूंकि ये 30 है तो ये भी 30 हो गया यहाँ भी, और ये 60 है तो ये भी 60 हो गया यहाँ भी, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, ठीक है। जैसे 60 हो गया तो पता है कि ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइट अगर h है तो h-50 ये हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा tan 30 ऐसे देखिए, इसको देखिए, वेट ए मिनट, इसको अगर आप गौर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, अरे यार क्यों हो रहा है इसे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे आपका h-50 है, यहाँ पे tan 60 डिग्री होगा, और यहाँ पे आपका आपके कितना है, h है, यानी 60 है, तो ये आपका साइड पूरा कितना है, h साइड है। देखिए जब भी बेस सेम होता है आपका क्रिएट, फटाफट आप क्या निकालिए, h tan थीटा निकालिए। देखिए तो tan 30 क्या हो जाएगा, p/b यानी कि h-50/x। तो ऐसे क्या हो जाएगा, पहला इसको रख लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, tan 60 निकालने को क्या हो जाएगा, h/x, यानी कि दूसरा इसको निकाल के रख लेंगे। जब हम लोग पहला और दूसरा दोनों सॉल्व करेंगे, देखिए जब हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, √3 का लिख सकते हैं हम लोग, h/x लिख देंगे। जैसे ही ऐसा करेंगे, या फिर जैसे आपको मैनिपुलेट करना है कर सकते हैं, आपको जो x का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 25√3, और यही हमें चाहिए था। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जैसे ही हम लोग x का वैल्यू डालेंगे इक्वेशन में, हमें h जो मिल जाएगा हो जाएगा 75 मीटर। हेंस हाइट ऑफ टावर इज 75 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग इज 25√3। कोई दिक्कत नहीं ना, चलते हैं आगे। अरे कुछ नहीं करना, आपको tan थीटा निकाल के कंपेयर करते चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 वो क्या कहता है वो देखिए, कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर। एक इसका जो एक क्या है, सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, उससे पानी बह रहा है इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक में, ठीक है, जिसका बेस रेडियस क्या है, 40 सेंटीमीटर है। एक 40 सेंटीमीटर के बेस रेडियस में पानी जाके बह रहा है एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 7 मीटर लेंथ का पानी बह रहा है। तो बाई हाउ मच विल द वाटर राइज इन द टैंक इन हाफ एन आवर, तो आधा घंटा में कितना पानी भर जाएगा। देखिए फॉर पाइप r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी जो पाइप है हमारा वो क्या है, 2 डायमीटर का है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग, कितना पानी बह रहा है, 0.7 मीटर, यानी कि 70 सेंटीमीटर पानी बह रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे वॉल्यूम, कितना पानी बह रहा है। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, यानी कि πr²h, सिलेंडर से बह रहा है, तो क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू पाई, यानी रेडियस 1 इंटू हाइट कितना 70, यानी क्या मिल गया, 220 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया, यानी कि 220 सेंटीमीटर क्यूब पानी बह रहा है 1 सेकेंड में। तो अब बात करेंगे हम लोग कि 30 सेकेंड में कितना पानी बह रहा है उस पाइप से, 30 मिनट में भले, तो क्या हो जाएगा, देखिए 220 पानी बह रहा है 1 सेकेंड में, तो 220 कितने मिनट, कितने 1 मिनट में कितना हो जाएगा, इंटू 60, और 30 मिनट में कितना हो जाएगा, इंटू 30। अरे 1 सेकेंड का है इतना, तो 1 मिनट में 60 से गुना करेंगे, और 30 मिनट के लिए फिर 30 से गुना करेंगे। जब इतना गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पानी निकल रहा है ना, ये पानी निकल के जा रहा है एक किस में जा रहा है, πr² कैपिटल H के टैंक में गिर रहा है, ठीक है, जिसका हाइट आपको पता करना है, जिसका पाई दिया है 22/7, r दिया है 40 सेंटीमीटर का, और आपको h निकालना है। तो क्या बताइए, जो वॉल्यूम ऑफ पानी बह रहा है वही ना वॉल्यूम ऑफ पानी जमा हो रहा है, तो क्या ये और ये आपस में बराबर होगा, यानी कि 220 इंटू 30 इंटू 60 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 40 इंटू 40 इंटू h, ठीक है।
फोर्ट देखिए, आपको अगर सॉल्व करके डायरेक्टली दिखाया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हाथ कर करिएगा, 22/7 इंटू 40 इंटू हाइट h विच इज इक्वल टू 220 इंटू 30 इंटू 60, ठीक है, इंटू 60, ठीक है। 22 से 22 कट गया, 10 से 10 कट गया, इसके बाद खत्म हो गया। अच्छा अब बचा 40, 10 से 10 भी इसको काट दिए, ठीक है। अच्छा अब बचा क्या, 3 इंटू 6 यानी कि 18, 180 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। यानी कि 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 16, यानी कि 16 बन जाए 16, 20, ऐसा करके आपको एक पॉइंट में आंसर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा आपका 78.75 सेंटीमीटर, यानी कि आधा घंटा में 78.75 सेंटीमीटर का हाइट का पानी, जिसका रेडियस 40 है, 40 रेडियस का टैंक में 78.575 सेंटीमीटर पानी भर जाएगा 30 मिनट में। समझ गए? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वह है कि मोटर बोट कवर डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक मोटर बोट जो है डिस्टेंस कवर करता है 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, इन 6 आवर, 6 घंटा में कवर करता है। इन द सेम टाइम, उसी समय में जब वो कवर करता है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम में क्या है बोट का स्पीड और नॉर्मल वाटर में क्या है स्पीड, उसको पता करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट x किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। रुका हुआ पानी जो है उसमें जो बोट का रफ्तार है वो x किलोमीटर है, और पानी जो चल रहा है उसका रफ्तार y किलोमीटर है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डाउन, इसका ट्रिक क्या होता है कि जब भी आप डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई लिखेंगे, जब भी आप अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई लिखेंगे। यानी मान लीजिए कि नदी इधर चल रही है और आप इधर जा रहे हैं तो आपका स्पीड दोनों जुड़ जाएगा, और नदी इधर चल रही है और आप इधर जा रहे हैं तो आपका स्पीड घट जाएगा, तो इसलिए एक्स माइनस वाई होता है। तो डाउन मतलब कि उसके साथ में और अप मतलब उसके खिलाफ में, ठीक है, धारा के विपरीत तो धारा के साथ, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दिए। अच्छा क्या बोलता है पहला बार कि 24 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में यानी एक्स प्लस वाई में, और 16 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में यानी एक्स माइनस वाई में, इक्वल टू 6 घंटा में। अच्छा ये कैसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, समझिएगा। ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड। तो आपको पता है डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। ये भी होगा डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, इक्वल टू टाइम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 36 जाता है डाउन स्ट्रीम में, 12 जाता है अप स्ट्रीम में 6 घंटा में, दोनों बराबर है, दोनों 6 घंटा में जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस एक्स प्लस वाई से तो सॉल्व नहीं कर सकते, इतना मैनिपुलेट करना दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि 1/x प्लस वाई जो होता है वो u होता है, और 1/x माइनस वाई जो होता है वो v होता है, मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन में डालेंगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, 24u प्लस 16v इक्वल टू 6 एंड 36u प्लस 12v इक्वल टू 6। जैसे ही आप इसको इक्वेट करिएगा, इक्वेट कैसे करिएगा, पहला बात कि मल्टीप्लाई 2 विथ 2। देखिए इसको सबको ना काट दीजिए पहले 2 से, तो आपको 2 इक्वेशन ऐसा मिल गया। और हम नीचे वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 12u और ऊपर ही 12v कट जाएगा, डिवाइड करने पे, माइनस करने पे, सॉरी। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपको यहाँ से भी का वैल्यू मिल जाएगा। और जब आप यहाँ पे देखिए 8 लाना है तो यहाँ से जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इस इक्वेशन में तो आपको क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा, और u मिल जाएगा 1/12, और भी मिल जाएगा, वो क्या, भी मिल जाएगा आपका, भी मिल जाएगा, सॉरी कहाँ गया, भी मिल जाएगा 1/4, और u मिल जाएगा 1/12। तो आप जानते हैं कि 1/x प्लस वाई माने थे आप u, तो u मिला आपको 1/12, तो x प्लस वाई क्या मिल जाएगा 1/12। अरे नहीं समझ रहे बात क्या, 1/x को माने आप u माने तो u कितना है 1/12, और 1/x माइनस वाई को आप भी माने तो वो कितना है 1/4 आया। 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, तो x प्लस वाई कितना 12, x माइनस वाई कितना 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा x प्लस वाई इजकल टू 12 और x माइनस वाई इजकल टू 4 में से y कट गया तो क्या बचा 2x इजकल टू 16, x इजकल टू 8। यहाँ पे घटा दिए तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y इजकल टू 8 यानी y इजकल टू 4। यानी हेंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि साथ में अगर चलता है तो 12 किलोमीटर से चलता था, और अपोजिट चलता था तो कितना चलता था 8/4 यानी कि 4 की स्पीड से चलता था। यानी जब नदी के साथ चल रहा था तो 12 की स्पीड जाता था, और नदी के खिलाफ चलता था तो 4 की स्पीड से जाता था, बिकॉज नदी के प्रभाव तो उसको रोकता था ना, ठीक है। इस तरह से आपका समय पेपर पूरा खत्म हुआ। आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि आपका रियल नंबर से 4 क्वेश्चन, पॉलिनोमियल से 5 क्वेश्चन है, लीनियर क्वेश्चन से 7 नंबर क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से 7 नंबर क्वेश्चन था, अर्थमेटिक क्वेश्चन से 3 नंबर क्वेश्चन था, ट्रेंगल से 4 नंबर क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट से 6 नंबर का क्वेश्चन था,
ट्रिग्नोमेट्री से 4 नंबर का था, हाइट एंड डिस्टेंस से 12 नंबर का था, सर्कल से 3 नंबर का, कंस्ट्रक्शन से 3 नंबर का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से 3 नंबर का, आगे सरफेस एरिया से 6 नंबर का, और आपका स्टैटिक से 10 नंबर का, और प्रोबेबिलिटी से 1 नंबर का। तो मेरा एनालिसिस क्या कहता है दोस्त, एनालिसिस मेरा ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी 1 नंबर का कोई चैप्टर है नहीं, उसको 5 नंबर कड़ी में ले जाना चाहिए। तो आपका जो पेपर आ सकता है उसमें प्रोबेबिलिटी का चांस ज़्यादा है। दूसरा बात कि आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस है उससे 12 नंबर क्वेश्चन सेट नहीं होगा कहीं भी, लेकिन अब चूंकि उसको मजबूरी है, बिकॉज आपका तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हट गया है, उसको मजबूरी है कि इसे क्वेश्चन देना। उसी तरह कंस्ट्रक्शन से आपको 4 नंबर का आने का उम्मीद है। उसके बाद उम्मीद क्या है कि अगर आप सैम्पल पेपर बनाते हैं, एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप सैम्पल पेपर बनाते हैं और 1-2 सैम्पल पेपर और जो मैं बनाऊंगा लास्ट में बता दूंगा, अपना से बना के दूंगा सैम्पल पेपर, वो आप बनाते हैं, यानी कि टोटल आप 3-4 सैम्पल पेपर बनाते हैं, 2 मेरा दिया हुआ, 1 सीबीएसई का और 1 कहीं और से बनाते हैं, आप टोटल 4 बनाते हैं, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा कहीं से नहीं छूटेगा, बिकॉज सारा का सारा कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, इंजल हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें सम ऑफ रूट भी पूछ लिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पूछ लिया है सैम्पल पेपर में, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन का फॉर्मेशन करना भी सिखवा लिया है, जीरो निकालना भी सिखवा लिया है। उसके बाद क्या हुआ कि आपको यानी कि नॉन रियल रूट है, इक्वल रूट है, नॉन रियल रूट है, इक्वेशन नहीं है, सब कुछ तो करवा ही लिया आपसे सैम्पल पेपर में। तो जो क्वेश्चन डिजाइन होगा ना, इसी तरह का डिजाइन होगा। सो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा तो। उसके अलावा बात क्या है कि जो आपका मैथ का समय पेपर है खत्म हो गया आज, अब जो बारी है आपका साइंस का समय पेपर का, तो साइंस का समय पेपर जल्द लॉन्च होगा, मे बी कल या फिर मे बी आज शाम तक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।